नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं इंडियन पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। इंडियन पब्लिक फाइनेंस भारतीय लोक वित्त यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊं दोस्तों कि अगर इकोनॉमिक्स के कोर इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो एक तो पूरा का पूरा फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज है, इन्फ्लेशन मनी रिलेटेड इश्यूज है, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद मैं एक दूसरे कोर टॉपिक पे बात करूंगा, इंडियन पब्लिक फाइनेंस भारतीय लोक वित्त पे। लोक वित्त पे मैं कम से कम 35 से 40 वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरा जो सेगमेंट है इसको बहुत ही ध्यान से पूरी की पूरी चीजों को समझिएगा, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप देखते हैं कॉन्सेप्टुअली क्लियरिटी लोगों को नहीं है। आप बुक्स में भी पढ़ते हैं, आपको चीजें ठीक से नहीं समझ में आती हैं, तो पूरे मनोयोग से पूरे तन्मयता के साथ भगवान ने जो भी आपको क्षमता दी है पूरे क्षमताओं का उपयोग करिएगा और इंडियन पब्लिक फाइनेंस को बेहतर तरीके से समझिएगा। दोस्तों, आज के इंडियन पब्लिक फाइनेंस में भारतीय लोक वित्त के जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इंडियन पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक फाइनेंस बेसिकली होता क्या है, लोक वित्त कहते किसे हैं। फिर मैं इस पे बात करने वाला हूं कि क्या जो लोक वित्त है, जो पब्लिक फाइनेंस है, क्या वो जो इंडिविजुअल फाइनेंस है, जो व्यक्तिगत वित्त है, उससे अलग है या फिर एक ही चीजें हैं। और अंत में मैं बात करने वाला हूं सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस का मतलब है कि लोक वित्त का विषय वस्तु क्या है, इसमें एक्चुअली हम किन किन एरिया को कवर करते हैं, क्या क्या चीजों को पढ़ते हैं। तो बड़े तन्मयता के साथ, पूरे मन के साथ वीडियो को अंत तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस होता क्या है दोस्तों? देखिए, पब्लिक फाइनेंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है पब्लिक और दूसरा शब्द जो है वो है फाइनेंस। इसका मतलब है लोक और वित्त। पब्लिक का मतलब आप जानते हैं लोक, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल, लोक पब्लिक, और फाइनेंस का मतलब होता है वित्त। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वित्त का अध्ययन है, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वित्त का अध्ययन है वो लोक वित्त है। बेसिकली लोक वित्त में हम ये पढ़ते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेगी, किस तरीके से रेवेन्यू को इकट्ठा करेगी और किस तरीके से अपने इनकम या फिर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी, किस तरह दोनों में मैनेजमेंट करेगी। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो आप कह सकते हैं कि सरकार के दृष्टि से जो वित्त का अध्ययन है वो लोक वित्त है। सरकार के दृष्टि से जो वित्त है, मनी है, उसका अध्ययन ही लोक वित्त कहा जाता है, पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। देखिए, जब मैं कहता हूं कि सरकार के दृष्टि से धन का अध्ययन, वित्त का अध्ययन पब्लिक फाइनेंस है, तो इस अध्ययन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसको आप तब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको मैं बताऊं कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या अंतर होता है, लोक वित्त और व्यक्तिगत वित्त में क्या अंतर होता है। अगर मैं यहां पे हम प्राइवेट फाइनेंस शब्द को ले लें तो चीजें बड़ी अच्छी से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। प्राइवेट फाइनेंस देखिए, यह भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति, एकल व्यक्ति, प्राइवेट निजी व्यक्ति, और वित्त का मतलब, फाइनेंस का मतलब होता है वित्त। इसका मतलब अगर किसी हम एक स्पेसिफिक व्यक्ति, किसी एक निजी व्यक्ति प्राइवेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वित्त का अध्ययन करें तो वो व्यक्तिगत वित्त होगा, निजी वित्त होगा। दोस्तों, किसी एक व्यक्ति के लिए धन का अध्ययन जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम उस निजी व्यक्तिगत वित्त में व्यक्तिगत की जगह हम अगर मम्मी को रख दें और मैं कहूं कि मम्मी के लिए या पापा के लिए वित्त का अध्ययन क्या है, तो दोस्तों इसमें देखिए सीधी सीधी बात है कि पहले जो मम्मी है या फिर हमारी पापा है, हमारे जो व्यक्ति जो प्राइवेट फाइनेंस में आएंगे, वो प्राइवेट क्या करता है? सबसे पहले प्राइवेट कोई भी इंडिविजुअल, चाहे मैं हूं, आप हैं, मम्मी है या फिर पापा हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे आने वाले समय में किस तरह के खर्चे हैं।
खर्चे क्या क्या हैं, किन किन मदों के ऊपर खर्च करना है, पढ़ाई के ऊपर क्या खर्च करना है, अगर सिस्टर की शादी है उसमें क्या खर्च करना है, अगर मेंटेनेंस कराना है घर पे उस पर क्या करना है, या फिर एक नया घर ही बनवाना है तो उसमें क्या क्या हमारे खर्चे हैं। दूसरा उसमें यह अध्ययन करते हैं कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए हमारे पास जो इनकम के सोर्सेज है, रेवेन्यू के सोर्सेज है, वो क्या क्या है। तो पहला चीज जो ध्यान में रखा गया वो रखा गया कि क्या क्या खर्चे हैं हमारे, और दूसरा चीज यह अध्ययन किया गया कि एक्चुअल में उस खर्चे को पूरा करने के लिए हमारे इनकम के सोर्सेज क्या क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर इस इनकम और एक्सपेंडिचर में, अगर हमारे खर्चे में और रेवेन्यू में अगर सामंजस्य नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो यह भी प्रयास करते हैं कि इस बढ़े हुए खर्च को हम कैसे अलग से एडिशनल रिसोर्स इकट्ठा करके पूरा करेंगे। और अगर एडिशनल रिसोर्स इकट्ठा करेंगे तो क्या हम बैंक से लोन लेने वाले हैं, क्या हम रिलेटिव से लोन लेने वाले हैं, और किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे और फिर अपने खर्चे को पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहां पे ये क्लियर हुआ कि जब मैं कहता हूं कि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वित्त का अध्ययन है वो लोकवित्त है, तो यहां पे बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें सिर्फ हम रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का ही एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसमें यह भी देख रहे हैं कि अगर इन दोनों में किसी तरह का इम्बैलेंसेज होते हैं तो उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाएगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा। यही बात दोस्तों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लागू होगी पब्लिक फाइनेंस में। पब्लिक फाइनेंस में भी एक लोक कल्याणकारी राज्य यह देखेगी कि हमको क्या क्या खर्च करने हैं। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना है, हमको एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, हमको हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, हमको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना है, हमको स्टार्टअप के ऊपर खर्च करना है। और इन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या है। गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करने वाली है, डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करेगी, इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करेगी, गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू से इकट्ठा करेगी, ये किस किस सोर्सों से इकट्ठा करेगी। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर एक लोक कल्याणकारी राज्य में खर्चे ज्यादा हैं, जैसे कि इंडिविजुअल वित्त में हम देखेंगे कि इंडिविजुअल व्यक्ति का हमेशा आप देखते हैं कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम होती है। एक मोबाइल लेने का प्लान है, एक लैपटॉप लेने का प्लान है, तमाम तरह के प्लान है, एक बाइक लेने का प्लान है, और जो इनकम है उस तरह से नहीं है। तो हम किस तरीके से इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो दोस्तों यहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यही बात है कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही चीज है कि गवर्नमेंट का अगर खर्च ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो गवर्नमेंट इन दोनों को किस तरह से एडजस्ट करेगी। क्या इसको एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरनल डेट लेने वाली है, क्या इसको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट रिस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक्सटर्नल लोन लेने वाली है, क्या जो है मल्टी जो लेटरल इंस्टीट्यूशंस है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडबी है, उससे रिसोर्स लेके आने वाली है, या फिर आरबीआई से ज्यादा करेंसी छपवाने वाली है। तो ये तमाम चीजों का अध्ययन जो है पब्लिक फाइनेंस में होगा। मतलब पब्लिक फाइनेंस में जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वित्त का अध्ययन है, इसमें तो एक चीज ये रहा कि सबसे पहले गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या है, उस खर्चे को मिटिगेट करने के लिए किस तरह के रेवेन्यू कलेक्ट होने हैं, और अगर खर्चे रेवेन्यू से ज्यादा हैं तो उसमें किस तरह से हम मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से उसको पूरी की पूरी तरह से प्रबंधित करेंगे ताकि इन खर्चों को हम पूरा कर सकें। तो ये रहा पब्लिक फाइनेंस का मतलब। दोस्तों यहां पे हमने कंपैरिजन भी की कि पब्लिक फाइनेंस में और प्राइवेट फाइनेंस में किस तरह का दृष्टिकोण है, किस तरह का अप्रोच है। देखिए कई इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिस तरह एक निजी व्यक्ति, जिस तरह से एक व्यक्तिगत व्यक्ति क्या करता है, अपने खर्चे को प्रबंधित करता है, वो ऋण लेता है, वो बैंक से लोन लेता है, रिलेटिव से लोन लेता है, तमाम तरह की चीजों को प्रबंधित करके अपने खर्चों को पूरा करता है और कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है। बैंक से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल पे करना है, एक टाइम पीरियड में पे करना है, रिलेटिव से लिया है तो उसको भी जो है पे करना है। तो इसी तरह गवर्नमेंट भी जब अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगी तो जिस तरह का बर्डन एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर होगा, जिस तरह की लायबिलिटी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर जनरेट होगी, उसी तरह की लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर भी जनरेट होगी। गवर्नमेंट भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के प्रति लायबल होगी, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। इसी तरह अगर इंटरनल बारोइंग भी की है, जिसकी पूरी की पूरी बात मैंने आपको फाइनेंशियल सिस्टम में सिखाया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल के माध्यम से लोन लेती है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड के माध्यम से लोन लेती है, किस तरीके से गवर्नमेंट आरबीआई से लोन मांगने का प्रयास कर सकती है। तो ये तमाम तरह की चीजों को जो हम पढ़ चुके हैं, आपने देखा कि
से भी गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी उसी तरह से जनरेट होती है जिस तरीके से एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर होती है। तो कई बार कुछ इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं कि प्राइवेट फाइनेंस और गवर्नमेंट फाइनेंस में या पब्लिक फाइनेंस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जिस तरह के समस्याओं से एक व्यक्ति घिरा हुआ है, उसी तरह के समस्याओं से एक गवर्नमेंट भी घिरी हुई है। आप चाह के भी कई खर्चे को नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट चाह के भी कई तरह के खर्चे को नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट को भी पता है कि हमको एजुकेशन के ऊपर 6% खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट को पता है कि हेल्थ के ऊपर 3% खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट को यह भी पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमको जीडीपी का 9% खर्च करना, लेकिन गवर्नमेंट के पास रिसोर्स के स्कैर्स में, अभाव में वो खर्चे नहीं करता। तो जिस तरह की चैलेंज एक प्राइवेट व्यक्ति के सामने आता है, एक इंडिविजुअल के सामने आता है, उसी तरह के चैलेंज गवर्नमेंट के सामने भी है। वो भी उसी तरह की समस्याओं से घिरी हुई है जिस तरह से एक व्यक्ति घिरा हुआ है। तो दोस्तों यहां आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो अंतर है वो एक डिग्री का अंतर है। डिग्री का अंतर मैं इसलिए कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो जो है एक इंडिविजुअल से काफी ज्यादा है। आप चाह के अपनी सैलरी को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाह के अपने रेवेन्यू को बढ़ा लेगी। गवर्नमेंट को लगता है कि रेवेन्यू में प्रॉब्लम्स आ रही है तो गवर्नमेंट आप देखते हैं तुरंत डीजल पेट्रोलियम के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है। गवर्नमेंट को लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, नई तरह के टैक्स लगा सकती है, अपने टैक्स के स्लैब को चेंज कर सकती है, टैक्स ज्यादा ले सकती है। तमाम तरह की गवर्नमेंट के पास एक पावर है, इन्वेस्टिव पावर है कि वो जो है ज्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट कर पाएगी, लेकिन उस तरह के पावर एक इंडिविजुअल्स के पास नहीं होता है। बेसिकली जब हम अपने किसी भी तरह के खर्च को करते हैं तो हम अपने इनकम को ध्यान में रख के खर्च को प्रबंधित करने का प्रयास करते हैं या फिर प्लान करते हैं। हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर का प्लान करते हैं। इसके ठीक उलट गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इनकम को मैनेज या प्लान करती है। जहां हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर को प्लान कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इनकम का प्लान कर रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक ऐसी पावर है जो गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। दोस्तों गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो ज्यादा है। तो कुल मिलाजुला के जो प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस की बात की जाती है उसमें यही सबसे बेहतर चीज होता है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ डिग्री का है, अंतर सिर्फ पावर का है। देखिए मैं इस अपने लेक्चर में बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस में हम पढ़ते हैं क्या और हम पढ़ेंगे क्या। यह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम आखिर में लोक वित्त में क्या पढ़ते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, विषय वस्तु क्या है। तो बड़े ध्यान से इस चीज को देखिएगा, मैं इसे एक डायग्राम के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं। यह चीज जो है आपको समझना चाहिए ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि पब्लिक फाइनेंस एक्चुअली है क्या। देखिए यहां पे हमारी इकोनॉमी है, ECONOMY इकोनॉमी है। अब यहां पे है दोस्तों गवर्नमेंट, सरकार आ गई। यहां पे देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट इसी इकोनॉमी से रेवेन्यू इकट्ठा करेगी, इसी इकोनॉमी से गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करेगी। मतलब जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करने वाली है, जो राजस्व आने वाले हैं गवर्नमेंट के, वो इसी इकोनॉमी से आने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस रेवेन्यू को गवर्नमेंट इसी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर के ऊपर खर्च भी करने वाली है, एक्सपेंडिचर भी करने वाली है। देखिए एक लोक कल्याणकारी राज्य जिसे एक हम वेलफेयर स्टेट करते हैं, उसमें दो चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करती है, राजस्व इकट्ठा करती है, और इसी रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर खर्च भी करती है। मतलब इसी इकोनॉमी से रेवेन्यू को जनरेट किया गया, चाहे वो टैक्स के माध्यम से जनरेट किया गया, कर लगा दिया गया, या फिर कर के अतिरिक्त नॉन टैक्स लगाया गया, गैर कर लगाया गया। गैर कर के बारे में मैं आपको बाद में अच्छे से बताऊंगा, बस इतना समझिए। कर के बारे में तो आप लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे कि डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स लगाई, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स लगाई, या फिर फ्रिंज बेनिफिट, डिफरेंट टाइप के डायरेक्ट टैक्स है। तो गवर्नमेंट टैक्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट करेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी गवर्नमेंट के पास और भी सोर्सेज हैं जिसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहेंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को रेलवे से बेनिफिट हो गई, गवर्नमेंट को ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल वेल गिल्ड जो गवर्नमेंट के लोक उद्यम है उनसे बेनिफिट हो गई, गवर्नमेंट ने कहीं को लोन दिया है उसको ब्याज प्राप्त हो गया। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट लगभग इसके अधिकांश पार्ट को इकोनॉमी से ही प्राप्त करती है, और इसी अपने इनकम को खर्च भी करती है
इसी इकोनॉमी के ऊपर, ताकि लोगों को वेलफेयर बढ़ाया जा सके, डिप्रिव्ड सोसाइटी को संरक्षित किया जा सके, इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसी इकोनॉमी से रेवेन्यू कलेक्ट करके एक्सपेंडिचर कर रही है। तो देखिए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस की मैं बात कर रहा था, तो सबसे पहला जो विषय वस्तु हुआ कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेज क्या होंगे। मैं इसमें आपसे बात करूंगा कि टैक्स क्या होते हैं, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है, कैसे पता लगाएंगे कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट है। गवर्नमेंट जो है जीएसटी लेके आई, टैक्स रिफॉर्म्स कर रही है, आखिर में वो क्या है। तो तमाम चीजों के विषय में आप यहां पे पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या चीजें हैं। डीटीसी की बात हो रही है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो क्या है। तो तमाम चीजों को आपको सीखना है रेवेन्यू वाले पार्ट में। तो पहला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस में, वो पब्लिक रेवेन्यू। तो पहला जो आपका सब्जेक्ट मैटर हुआ दोस्तों, वो हो गया रेवेन्यू। गवर्नमेंट के पब्लिक रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे गवर्नमेंट के खर्चे के बारे में। अब खर्च जब गवर्नमेंट करती है तो इसमें भी आपको पढ़ना है कि गवर्नमेंट के खर्चे किस तरह से है। वो कैपिटल नेचर के खर्च है, रेवेन्यू नेचर के खर्च है, एक्चुअली इसका क्या बेनिफिट होता है, लॉन्ग रन के क्या होते हैं, शॉर्ट रन के खर्चे क्या होते हैं, प्लान हो सकता है, नॉन प्लान हो सकता है, डेवलपमेंटल हो सकता है, नॉन डेवलपमेंटल हो सकता है, या फिर इस तरह की क्लासिफिकेशन की कोई आवश्यकता है या फिर नहीं है। तो पहला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेवेन्यू के बारे में गवर्नमेंट के पढ़ेंगे। दूसरा चीज हम पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट के खर्चे पढ़ने वाले। तो सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहला क्या हुआ, पब्लिक रेवेन्यू, सेकेंड हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर। लेकिन आप ध्यान रखिए, एक इंडिविजुअल फाइनेंस की तरह ही आप देखेंगे गवर्नमेंट के लिए भी जो खर्च होते हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेज होते हैं, वो उसके रेवेन्यू से अधिकांश आप देखेंगे बड़े होंगे। गवर्नमेंट का खर्च ज्यादा है गवर्नमेंट के राजस्व से। अब देखिए, समस्या पब्लिक फाइनेंस में यही शुरू होगी कि जब सरकार के खर्चे राजस्व से बड़े हैं तो गवर्नमेंट इसको किस तरीके से हैंडल करेगी, किस तरीके से मैनेज करेगी। अब गवर्नमेंट इसको मिटिगेट करने के लिए एक्सटर्नल बारोइंग करेगी। एक्सटर्नल बारोइंग, बाह्य उधारी, एक्सटर्नल बारोइंग के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल बारोइंग में हम पढ़ेंगे कि बाहरी उधारी या फिर बाह्य उधारी क्या है। गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे उधार ले सकती है, गवर्नमेंट सॉवरेन डेट ले सकती है, बायलैटरल लोन ले सकती है। और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेती है तो वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज तो लेगी नहीं, वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स लेगी। तो उसको किस तरह से रिटायर्ड करेगी, उसको इंटरेस्ट किस तरह से पे करेगी, और उसका क्या इंपैक्ट पब्लिक के हेल्थ पे, गवर्नमेंट के हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। तो दूसरा चीज हो गया एक्सटर्नल बारोइंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि अगर ये लेने के बावजूद भी गवर्नमेंट के पास अभी भी खर्च ज्यादा है तो गवर्नमेंट अब इंटरनल बारोइंग करेगी। इंटरनल बारोइंग करेगी, आंतरिक उधारी। इंटरनल बारोइंग का मतलब दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, आंतरिक, देश के अंदर से ही आंतरिक उधारी करेगी। देखिए, जब हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम पे, तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल के माध्यम से पब्लिक से लोन ले रही है, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंकों से लोन ले सकती है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है। तो इंटरनल बारोइंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरनल बारोइंग को करती है। और अंततः अगर इन दोनों के बावजूद भी गवर्नमेंट के खर्चे न पूरे हो और रेवेन्यू ज्यादा है तो गवर्नमेंट आरबीआई से भी लोन ले सकती है, आरबीआई से भी उधारी कर सकती है। तो लोन फ्रॉम आरबीआई भी हो सकता है। ये सभी तरह के बारोइंग इंटरनल बारोइंग कहे जाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि जो तीसरा महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट मैटर आया, पहला क्या है सब्जेक्ट मैटर सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम लोगों ने पब्लिक रेवेन्यू के बारे में देखा। दूसरा सब्जेक्ट मैटर में हम लोग क्या देखे, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर हो गया इंटरनल बारोइंग। तो खुद ध्यान से समझते रहिए, सब्जेक्ट मैटर में पहला हो गया आपका पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर, और तीसरा हो गया इंटरनल बारोइंग। तीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर होते हैं पब्लिक फाइनेंस के। इसमें काफी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन चौथा भी पार्ट है। चौथा पार्ट होता है बेटा सब्जेक्ट मैटर का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन। हम लोग यहां पे ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, गवर्नमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूटिव रूप से किस तरीके से बजट बनाती है, किस तरह से गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के सोर्सेज को दिखाती है, किस तरह एक्सपेंसेज के सोर्सेज को दिखाती है, किस तरीके से एक स्टेटमेंट तैयार करती है
आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या खर्च होने वाले हैं, क्या क्या प्लान करती है खर्च का, क्या क्या रिसीट्स प्राप्त होती है। तो टोटल एक बजट जो मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पब्लिक फाइनेंस का। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं बजट शुरू करूंगा तो आप देखिएगा, अगर आप किसी भी बुक से पढ़ते होंगे तो ढेर सारी कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी वहां पे आपको लैक मिलेगा। वहां पे कॉन्सेप्टुअली आप बहुत सी चीजों को नहीं समझ पाए होंगे। और मैं कई बार देखता हूं कि बहुत से ऐसे बुक्स हैं जो गलत इंटरप्रिटेट ही किए गए हैं, कॉन्सेप्ट ही सही नहीं दिए गए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट मेकिंग प्रोसेस, बजट क्या है, किस तरीके से बनाया जाएगा, ये तमाम चीजों को हम चौथे सेगमेंट में पढ़ते हैं। और जो पांचवा और अंतिम भाग होता है, पांचवा है फेडरल फाइनेंस। फेडरल फाइनेंस का मतलब होता है संघीय वित्त। संघीय वित्त का मतलब है, आपने पढ़ा है कि भारत एक फेडरल स्टेट है, मतलब एक संघ है। यहां पे सेंटर भी है और यहां पे राज्य भी है। आप एसडीएम बनेंगे, पीसीएस ऑफिसर, लेकिन इनकम टैक्स आप सेंटर को देने वाले हैं। आप यूपी में एसडीएम बनिएगा और इनकम टैक्स आप जाके दीजिएगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आप यहां कोई कारपोरेट लगाइएगा यूपी में तो आपको कारपोरेट टैक्स सेंटर को देना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे सेंटर भी है और यहां पे स्टेट भी है, और दोनों ही टैक्स लगाने की अथॉरिटी है। दोनों टैक्स लगाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, जिसके विषय में हम बहुत बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पे महत्वपूर्ण है कि सेंटर स्टेट जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसमें सेंटर इस संघ को किस तरीके से पेमेंट करे, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीरियस इश्यू आपके सामने आने वाला है संघीय वित्त की। आप जानते हैं, आप संविधान पढ़े होंगे और उसमें अनुसूची 7 पढ़े होंगे कि केंद्र और राज्य के जो कार्यों का स्पष्ट बंटवारा है। संघीय सूची भी बना दी गई है, राज्य सूची भी बताई गई है, समवर्ती सूची भी बनाई है। तो केंद्र को तो काम बिल्कुल संवैधानिक रूप से स्पष्ट है, इसी तरह राज्यों के काम भी संवैधानिक रूप से हमारे संविधान में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव रूप से दिया गया। तो जो काम है राज्यों को, अगर उसको गवर्नमेंट, अगर स्टेट को पुलिस की बात करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, या फिर जो है हेल्थ की बात करें, तो वैसे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन भी। तो ये जो खर्चे हैं उसको फुलफिल करने के लिए सेंटर भी उसको पे करेगी। लेकिन यहां पे जब सेंटर पे करेगी तो क्या आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना त्रिपुरा को पेमेंट करे उतना ही यूपी को पेमेंट करे? आप समझिए इस बात को। त्रिपुरा की या मिजोरम की पॉपुलेशन देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखिए। आप देश के दुनिया के 6ठे बड़े देश हैं और वो एक उत्तर प्रदेश के बड़े जिले के बराबर है। तो दोनों को जो फाइनेंस जो गवर्नमेंट करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किस पैमाने पे करने वाली है, किस क्राइटेरिया पे? संघ में जहां पे हम फेडरल नेशंस की बात करते हैं, फेडरल स्टेट की बात होते हैं, वहां पे सेंटर किस तरीके से फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग्स डिफरेंट स्टेट, इस पे हम बात करने वाले हैं कि वो तर्क क्या होगा, वो आधार क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि 5 चीजें पब्लिक फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वही उसका सब्जेक्ट मैटर है। पहला, पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट इनकम के सोर्सेज क्या है, टैक्स नॉन टैक्स क्या है। दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्च क्या क्या करने वाली है, किस तरह के खर्च की प्लानिंग कर रही है। और तीसरा बात करने वाले हैं एक्सटर्नल बारोइंग, बाहरी उधारी के ऊपर, या फिर इंटरनल बारोइंग, आंतरिक उधारी के ऊपर। तो तीसरा में उधारी आ गई, पहले में रेवेन्यू, दूसरे में एक्सपेंडिचर, तीसरे में पब्लिक बारोइंग, चौथे में हम लोगों ने बात किया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन की बात, कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है बजट मेकिंग प्रोसेस को करेगी। और अल्टीमेट लास्ट फेडरल फाइनेंस की बात हम करते हैं, संघीय वित्त की, कि एक फेडरल नेशन में, इंडिया लाइक नेशन में किस तरह सेंटर और स्टेट के बीच ये जो फाइनेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। एक चीज आप समझ चुके होंगे अब तक कि जब मैं कहता हूं कि पब्लिक फाइनेंस, तो मैंने कहा कि पब्लिक या फिर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से धन का अध्ययन पब्लिक फाइनेंस है। और धन का अध्ययन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इनकम कहां से आएगी, बल्कि ये भी है कि इनकम कहां से आएगी, खर्च क्या करेंगे, और इन दोनों के बीच अगर कोई इम्बैलेंसेज है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां बिल्कुल क्लियर कट समझिए कि जिन राज्यों में, जिन देशों में गवर्नमेंट का रोल कम होगा वहां पब्लिक फाइनेंस का रोल अपने आप कम हो जाएगा, और जिन देशों में गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होगा पब्लिक फाइनेंस का रोल अपने आप ज्यादा हो जाएगा। देखिए कई बार ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक वेलफेयर नेशन है, इंडिया लाइक नेशन है, तो पब्लिक फाइनेंस का रोल बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप कैपिटलिज्म की तरफ जाइए, जहां पे सेंटर का रोल डाइल्यूट कर दिया जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट के काम भी कम हो जाएंगे
उसी तरह से रेवेन्यू के सोर्सेज भी कम होने पड़ेंगे और उनका एडजस्टमेंट प्रोसीजर। तो कुल मिला जुला के जहां पे एक वेलफेयर नेशंस का कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें गवर्नमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करेगी, वहां तो पब्लिक फाइनेंस एक ज्यादा एक्टिव रोल में होगा। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट का रोल कम होगा, गवर्नमेंट का रोल डाइल्यूट किया जाएगा, कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस उतना ज्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आपने सीखा कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, आपने यह भी सीखा कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या अंतर होते हैं, और हमने यह भी बात की कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है, हम इस पे पढ़ते क्या है। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका।